In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Ramesh Khan, you are watching CGP Genius. My dear students, welcome to my YouTube channel and thank you so much for watching this video. In this video, we are going to discuss about actually what is torque. Okay, about torque. टार्क के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था मोमेंट आर्म को, ठीक है। किस चीज को देखा था? मोमेंट आर्म को, एक्सिस ऑफ रोटेशन को, ठीक है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, मोमेंट आर्म क्या है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो देख लिया, डिस्कस कर लिया। अब इसमें इसको देखेंगे इस लेक्चर में हम टार्क को और कपल को, ठीक है। देखें भाई, यहाँ पर हमारे पास सिंपली इस टार्क को या इस मोमेंट ऑफ फोर्स को, ठीक है। ये देखें, एक होता है मोमेंट आर्म और एक होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है डिफरेंट, इसको हम डिनोट करते हैं एल से, ठीक है। ये जो मोमेंट आर्म है इसको डिनोट करते हैं एल से। और आपने ओनली मोमेंट नहीं बोलना, ठीक है। ओनली मोमेंट क्या मतलब या तो मोमेंट आर्म होती है या मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, ठीक है। अच्छा, तो हम जो है इसका फार्मूला देखते हैं। सिंपली टा, इसे बोलते हैं टा, ठीक है। इस सिंबल को बोलते हैं टा। और टार्क होता है, क्या होता है? दी प्रोडक्ट ऑफ अ फोर्स एंड अ मोमेंट आर्म, ठीक है। टार्क क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ अ फोर्स एंड अ मोमेंट आर्म इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स और टार्क, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, इसको हम यूं भी लिखते हैं, इस फार्मूले को यूं भी हम लिखेंगे इज इक्वल टू, अब ये क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर फोर्स आ रही है इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको स्मॉल आर से यूं भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और हम यूं कहते हैं कि भाई ये L इज इक्वल टू आर होता है, ठीक है। ये L क्योंकि मोमेंट आर्म है, R क्या है? डिस्टेंस है। R क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, S से भी डिनोट करते हैं, बाज़ औक़ात हम इससे D से भी डिनोट करते हैं। किस चीज को? डिस्टेंस को। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो उस डी के ऊपर ये वेक्टर का साइन लगा देंगे, ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने ये देखना है कि ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, ये टार्क है, ये बेसिकली जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, जो टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा था ऑफ फोर्सेस का, यानी कि जो रोटेशन हो रही थी, ठीक है। तो वो जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है वो कितना है, ठीक है ना, कितना पैदा हो रहा है, उसकी मैयर, उसको जो हम टर्निंग इफेक्ट कितना पैदा हो रहा है उसको जो हम मैयर करते हैं जिस क्वांटिटी में, वही क्वांटिटी क्या कहलाती है? वही क्वांटिटी मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क कहलाती है, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ मैयरिंग टर्निंग इफेक्ट, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? ये जो टर्निंग इफेक्ट को हम मैयर करते हैं, ठीक है, तो वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? टार्क कहलाती है। ज्यादा टार्क, ज्यादा टर्निंग इफेक्ट, ठीक है। कम टर्निंग इफेक्ट का मतलब क्या होगा कि टॉर्क कम है, ठीक है ना। कम टार्क है, ज्यादा टार्क है, मतलब टर्निंग इफेक्ट ज्यादा पैदा हो रहा है, ठीक है ना। अगर कम टार्क है मतलब टर्निंग इफेक्ट कम पैदा हो रहा है। टर्निंग इफेक्ट क्या है? रोटेशन है। स्पिनर ले लो, उससे नट को क्या करते हैं? कसते भी हैं, खोलते भी हैं, ओपन करते हैं या हम उसको क्लोज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम ओपन करते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरह से होगी? देखिए, हम उसको इस तरह से डिनोट करेंगे फिगर के थ्रू। यहाँ पर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर फोर्स ऊपर की जाने में लगेगी। अगर मैं नट को क्या करती हूँ? खोलती हूँ तो, ठीक है। और अगर मैं नट को क्या करती हूँ? बंद करती हूँ तो क्या होगा? इस तरह की किसी भी शेप की आपने बना देनी है, यानी हम एक स्पिनर की बात कर रहे हैं और हम कहते हैं भाई ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? जहां पर टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा होता है, जहां पर रोटेशन पैदा हो रही होती है, उसी के सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, ठीक है। उसको मैं पॉइंट ओ का नाम देती हूँ इसको, ठीक है। और इस जगह पे मैं पी का नाम, यानी इस पॉइंट पर फोर्स लग रही है इस तरह, और यहाँ पर ये ओ है यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहाँ पर, और इस पॉइंट पर जो है फोर्स लग रही है डाउनवर्ड,
और मैं कहूँगी कि ये जो डिस्टेंस है ये r है, ठीक है, और r इज इक्वल टू क्या होता है l है। मैं कह सकती हूँ कि ये जो डिस्टेंस है ये l है, मतलब ये मोमेंट आर्म है, क्योंकि हम कहते हैं मोमेंट आर्म क्या होता है, ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ना, इसके परपेंडिकुलर में डिस्टेंस होता है जो कि आ रहा होता है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर एंगल बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये क्या है भाई, मोमेंट आर्म, ये क्या है भाई, मोमेंट आर्म एल, ठीक है। ये देखो इस तरह से ये परपेंडिकुलर हो रहा है जी 90 डिग्री, ओके। तो ये इस केस में आपने देखा फोर्स की डायरेक्शन को यू थी और यू थी, ठीक है। और यहाँ पर क्या पैदा हो रहा है जी, टार्क पैदा हो रहा है। कैसे, क्योंकि ये फोर्स भी लग रही है और मोमेंट आर्म भी है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, टार्क, ठीक है ना। ठीक है, तो फोर्स ज्यादा होगी, ज्यादा मैग्नीट्यूड की, तो हम कहेंगे टार्क भी ज्यादा पैदा होगा, ठीक है। आप एक स्पैनर से नट को टाइट कर रहे हो, तो जितनी आप ज्यादा मैग्नीट्यूड लगाओगे उतनी ज्यादा टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, यानी टार्क ज्यादा होगा। और ये जो मोमेंट आर्म है ये जितनी ज्यादा होती है, जितना डिस्टेंस ज्यादा होता है ना ये वाला, ठीक है, तो जितनी ज्यादा होती है मोमेंट आर्म, जितना डिस्टेंस ये ज्यादा होता है, तो फिर जो है आसानी से हम फोर्स लगा पाते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा मैग्नीट्यूड की फोर्स लग पाती है, तो वो टार्क भी फिर ज्यादा होता है, यानी टर्निंग इफेक्ट भी ज्यादा पैदा होता है, ठीक है। अच्छा, बात औकात मैंने कहा है, और ये होता है कि पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, यानी कि ये टार्क पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर वो जो रोटेशन है या टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है, या जो रोटेशन हो रही है वो अगर होती है एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क पॉजिटिव है। अगर होती है वो क्लॉकवाइज, तो टॉर्क नेगेटिव है, ठीक है। एसआई यूनिट की बात करें तो फोर्स का न्यूटन है, ये क्योंकि डिस्टेंस होता है एल आई या आर है, उसका मीटर, न्यूटन मीटर इसका एसआई यूनिट। तो बाज़ औक़ात हमने कहा है कि फोर्सेस जो लगती है ना, वो ये तो हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको मैंने इस पॉइंट को ओ का नाम दे दिया। फिर मैंने कहा फोर्स लग रही है यहाँ इस पॉइंट पे, इसको मैं पी का नाम देती हूँ। फोर्स वो इस तरह लग रही है भाई, देखो ना भाई, ये इस तरह फोर्स लग रही है। अब मैं कहती हूँ कि ये जो एंगल थीटा है ये तो 90 का नहीं है, ठीक है। अब ये जो 90 का नहीं है एंगल, तो इसको आर ही बोलेंगे हम, एल नहीं बोलेंगे, मोमेंट आर्म नहीं बोलेंगे। मोमेंट आर्म हमेशा वो होती है जब ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इसके ये जो डिस्टेंस आ रहा है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये डिस्टेंस होना चाहिए परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस आ रहा है, इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का है, तो हमने कह दिया भाई कि ये तो है ये मोमेंट आर्म। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह का फोर्स इस तरह से लग रही हो और ये एक्सिस रोटेशन हो, तो क्या आप क्या समझते हैं कि टार्क पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह की फोर्सेस लग जाती हैं ना, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम कंपोनेंट्स लेते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स या कंपोनेंट्स ऑफ आर, या आप कह लो एल, ठीक है। इसके क्या कहते हो आप, कंपोनेंट्स लेते हो। फोर्स का भी ले सकते हैं, जैसे कि फोर्स है ना, फोर्स, इसका कंपोनेंट एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जी एक्सिस पर भी, यानी कि ये जो है कंपोनेंट्स इस तरह से होते हैं, ठीक है। और ये आप आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो है एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, ये इज इक्वल टू होता है एफ साइन थीटा, ये एक्स एक्सिस पर कॉस थीटा होता है हमेशा, वाई एक्सिस पर
साइन थीटा और ये एक्सिस पर कॉस थीटा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा होता है, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा होता है। इसको हम आगे जो है देखेंगे लेक्चर में, अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब हम जो है ना, मैंने कहा फोर्स है, फोर्स इसका कंपोनेंट लेंगे, फिर उस कंपोनेंट को हम इस तरह से लेंगे कि उसको परपेंडिकुलर होना चाहिए आर के। तो मैं किस तरह से करूंगी, मैं इस फोर्स का कंपोनेंट ले रही हूँ जो कि इसके मुझे परपेंडिकुलर होना चाहिए, करना चाहिए ना। तो मैं अगर यहाँ पर इसका कंपोनेंट ले लेती हूँ ना, ठीक है, अगर मैं एक्स एक्सिस पर इसका यूं कंपोनेंट लेती हूँ, अगर मैं इस तरह से लेती हूँ एफ ऑफ एक्स, तो क्या मैं कहूँगी ये मेरे पास मोमेंट आर्म है? नहीं, तो ये जो मैंने कंपोनेंट लिया है इसका तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो फिर मुझे ये वाला कंपोनेंट नहीं लेना भाई, ठीक है, मुझे ये कंपोनेंट तो भाई नहीं लेना, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर वाई एक्सिस पर लूंगी, ओके, तो ये मेरे पास बन जाएगा एफ साइन थीटा। ये जो मैंने कंपोनेंट लिया है ये अब इस आर के क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर। हाँ भाई, अब मैं कह सकती हूँ ये मोमेंट आर्म है, ठीक है, क्योंकि ये इसके क्या हो रहा है, अब परपेंडिकुलर हो रहा है। अच्छा, अगर मैं कंपोनेंट ले दूसरी तरह से, कंपोनेंट कैसे ले सकती थी, देखिए दूसरी तरह से मैं यूं कंपोनेंट इसका ले सकती थी, ये फोर्स लग रही है ना इस तरफ F, ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को O का नाम, इस पॉइंट को P का नाम देती हूँ मैं, ठीक है। और अब इसको मैं कहती हूँ कि इसका मैं कंपोनेंट लेती हूँ, ठीक है, इसका कंपोनेंट किस तरह से लूंगी मैं, ठीक है, यहां से ऐसे। अब ये जो एंगल थीटा बना है ना, ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है इसके क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर है भाई, एल साइन थीटा होगा ये, और एल साइन थीटा इज इक्वल टू होगा आर के। तो अब मैं कह सकती हूँ ये एल है, मोमेंट आर्म है, क्योंकि इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो मैंने इसका क्या लिया भाई, यहाँ पर कंपोनेंट लिया है, और ये आर के इक्वल है, यानी कि ये जो आपके पास एल साइन थीटा है ये इक्वल होगा इस चीज के, ठीक है ना, इसके बराबर में ही होगा, तभी जाके ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। अब हमने ये चीज समझनी है कि टार्क जीरो कब होता है, टार्क जीरो कब होता है, जब मोमेंट आर्म जीरो हो जाए। मोमेंट आर्म कैसे जीरो होगी, कि अगर ये जो फोर्स लग रही है, ये इस इधर लग रही है, ऊपर है, इधर नीचे है, नीचे है, इधर है, इस फोर्स को हम अगर यहाँ पर लेके आए एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर अगर फोर्स लगना शुरू हो जाए तो क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस है खत्म हो जाएगा। जब ये डिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, जब ये मोमेंट आर्म ही नहीं होगी, तब हम कहेंगे कि ये जो टार्क है ये जीरो है, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये आपको समझ आया कि टार्क जीरो कब होता है, जब मोमेंट आर्म जो है वो जीरो होता है, यानी मोमेंट आर्म ये जो डिस्टेंस है ये खत्म हो जाता है, और ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ये किसके ऊपर आ जाती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर आ जाती है। अच्छा, तो ये कंसेप्ट था मोमेंट ऑफ फोर्स का, जिसे हम टार्क भी कहते हैं, जिसमें आपने इसको डिफाइन किया, इसका फार्मूला देखा, इसका ऐसा यूनिट देखा, पॉजिटिव कब होता है, टार्क नेगेटिव कब होता है, और इसकी फिगर्स के थ्रू आपने इसको देखा, अंडरस्टैंड किया, ठीक है। अब हम जिस चीज को देखने वाले हैं वो है कपल, ठीक है। यहाँ पर तो आपने यूं देखा था कि ये जो हमारे पास OP था इज इक्वल टू क्या था, L था, L क्या था, मोमेंट आर, और L को R के इक्वल किया हुआ था हमने, ठीक है, ये चीज आपने देखी थी। और ये आपको 90 डिग्री का एंगल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से ये जो लाइन आ रही होती है, ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर होगा, तभी हम क्या बोलेंगे भाई ये मोमेंट आर्म है। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो मोमेंट आर्म नहीं है, और अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होता, इस किस्म की फोर्सेस लगती हैं, तो हम क्या करते हैं, या तो फोर्स का कंपोनेंट ले लेते हैं, फोर्स के कंपोनेंट ले लेते हैं, फिर ये परपेंडिकुलर हो जाता है, या तो हम
इस ये जो आर होता है उसके कंपोनेंट ले लेते हैं, फिर हम कंपोनेंट जैसे ही लेते हैं इसको हम मोमेंट आर्म कर देते हैं, एल लिख देते हैं, हाँ भाई ये मोमेंट आर्म है अब, ठीक है। तो मतलब मोमेंट आर्म भी है, फोर्स भी है, यानी दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, टार्क कहलाता है। अब बारी आती है कपल की। कपल जो है ये भी टार्क होता है, टार्क है, लेकिन ये टार्क तब पैदा होता है जब ये जो फोर्स लग रही है ना, ये एक लग रही है ना, अगर दो फोर्सेस लगे, when two equal and opposite, एक तो ये बराबर मैग्नीट्यूड के हो और दूसरा ये अपोजिट हो, ठीक है। when two equal and opposite parallel forces act at two different points of a same body produces a couple। क्या पैदा करती हैं जी, कपल पैदा करती हैं। अब यहां पर कहा उन्होंने कि ए लेट्स सपोज कि कोई बॉडी है ना, ठीक है। अब मैं ये इसको रेस कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सेम बॉडी है, कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, तो उसके ऊपर हम दो फोर्सेस लगाएंगे, ठीक है। टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस लगाएंगे। अगर वो एक बॉडी है ना, ये लेट्स सपोज के इसका एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर अगर हम यहां पर फोर्स लगा देते हैं एक, और एक यहां पर फोर्स लगा देते हैं, लग तो टू रही है, F1 F2 है भी इक्वल मैग्नीट्यूड की, है भी अपोजिट, लेकिन ये पॉइंट एक है, तो क्या बोलोगे, ये कपल है, कपल है? नो, नहीं। अच्छा ठीक है, समझ आ गई। अगर क्यों नहीं है, क्योंकि पॉइंट एक है। अच्छा यहां पर मैं यूं करती हूं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, ठीक है। इसको मैंने कहा भाई फोर्स लग रही है इधर, इसको मैंने कहा फोर्स लग रही है इधर, F1 F2। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, यहां पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको मैं O ओरिजिन से डिनोट कर रही हूं, ठीक है। ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। अब कहेंगे हाँ भाई ये क्या पैदा हो रहा है, कपल, ये क्या पैदा हो रहा है, कपल पैदा हो रहा है। और अगर आप इस तरह की फिगर बना देते हो, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और ये O और ये R1 और ये R2, तो क्या है, तो भी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, ओके, तो भी क्या है, कपल है। यानी कि टार्क, कपल भी क्या होता है, टार्क ही होता है, लेकिन जिसमें एक सेम बॉडी पर टू डिफरेंट पॉइंट्स पे टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस लग रही होती है। तो ये भी कपल है, ये भी कपल है, ठीक है। और अगर आप यूं करते हो, लेट्स सपोज के यहां पर सिर्फ सेंटर के अंदर अगर आप लेके आते हो, सेंटर के अंदर आप अगर ये ले आते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन, और फिर आप यहां पर R1 लिखते हो, R2 लिखते हो, और फोर्स एक ही ले आते हो, तो क्या ये कपल है, नहीं, फोर्स एक लग रही है, ठीक है।
इसी तरह से अगर आप इस तरह बना देते हो, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, इसको आप यहां पे बना देते हो सेंटर में, फोर्स लगा देते हो इधर, और इसको कहते हो आर है ये फोर्स, और आप कहते हो ये ओ है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है भाई? भाई ये टार्क है, कपल है, क्या है? देखो ये टार्क है, मोमेंट आर्म कहाँ है? आप कहोगे ये मोमेंट आर्म है, ठीक है। आप कहोगे ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इसके ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर है, ये 90 का एंगल है, तो हम इसको लिख सकते हैं ये क्या है? एल है, मोमेंट आर्म है। अब ये फोर्स भी है, मोमेंट आर्म भी है, दोनों का प्रोडक्ट है, हाँ जी ये टार्क है। गलत। कैसे गलत? आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर पे ले लिया, ठीक है। इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कोई भी बॉडी है ना, ठीक है, उसका अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन आप सेंटर में ले लेते हो ना, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर आप यहां पर ले लेते हो सेंटर में, तो वो बॉडी रोटेट ही नहीं करेगी भाई, वो रोटेट ही नहीं कर रही। हाँ अगर आप बॉडी को जो है यहां पर लेके आओ, इस पॉइंट को यहां पर लेके आओ, इस पॉइंट पे भी कर जाएगी रोटेट, इस पॉइंट पे भी कर जाएगी रोटेट, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आप ये सेंटर में लेके आओ, ओ भाई यहां पर बॉडी रोटेट ही नहीं करेगी। तो हमेशा आपने यहां पर, हाँ भाई यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन बन सकता है जी। हाँ जी, यहां से डिस्टेंस जो है ना मैंने कम ले लिया, बहुत कम ले लिया, और यहां पर मैंने फोर्स लगाई है भाई इस डायरेक्शन में। तो ये जो है, हाँ जी ये मोमेंट आर्म है, हाँ जी ये फोर्स है, हाँ जी ये ओ ओरिजिन है, ठीक है, हाँ जी ये रोटेशन हो रही है, हाँ जी यहाँ टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है, क्योंकि ये जो एल है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये जो मोमेंट आर्म है ये काफी कम है, स्मॉल है, तो इस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी वो कम लगेगी। हाँ भाई ये फासला अगर हम बढ़ा देते हैं ना तो फोर्स भी ज्यादा लगती है भाई, ठीक है, अगर इसको बढ़ा देते हो ना, हाँ भाई अब जगह ज्यादा मिल गई है ना, हाथों की गिरफ्त भी ज्यादा हो जाएगी। पहले लेट्स सपोज आपकी फिंगर की गिरफ्त आ रही थी, आप फिंगर से काहे को कोई फोर्स लगा पाओगे, अब आपके हाथों की गिरफ्त है तो आप अच्छे से लगा पाओगे, ठीक है ना। अब आपको ये चीज समझ आ गई है कि जब एक ही सिंगल फोर्स होती है तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आपने यहाँ इधर लेना है, बॉडी के सेंटर में नहीं लेना, ठीक है। जब टार्क की बात आती है ना तब सेंटर में एक्सिस ऑफ रोटेशन आ जाता है, और यहाँ R1 आता है, यहाँ R2 आता है, और दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही होती हैं एक ही सेम बॉडी पर। तो भाई ये क्या है कपल, ये क्या है कपल, इधर से तो आपको समझ आ गया, डेफिनेशन भी समझ आ गई। एग्जांपल्स, टर्निंग, स्टीयरिंग व्हील, ओके, ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग, वाटर टैप, ठीक है। इसके अलावा ओपनिंग जार होता है, इसके अलावा ताला है जी, ताला चाबी, यानी कि ताले के अंदर जो आप चाबी को एंटर करते हो ना, तो उस सिचुएशन में भी दो इक्वल फोर्सेस होती हैं और वो अपोजिट में लग रही होती हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील बनाती हूँ, चलो ठीक है, ये मैं स्टीयरिंग व्हील बना रही हूँ। इसी तरह से साइकिल चलाते हो आप, ठीक है, जब आप साइकिल चला रहे होते हो तो वो जो एक पाँव रखा हुआ है आपने यहाँ पर, एक आपका पाँव ऊपर होगा, एक नीचे होगा, ठीक है। तो ये जो आप फोर्स लगा रहे हो ना, तो ये भी इक्वल एंड अपोजिट होती है, ठीक है। और ये भी क्या पैदा हो रहा होता है, कपल पैदा हो रहा होता है। देखो ये स्टीयरिंग व्हील में किस तरह से होता है,
ऐसे, ये स्टीयरिंग व्हील है, चलो ये सीधा खड़ा हुआ है। अब मैं इसको टर्न करूंगी भाई। ये स्टीयरिंग व्हील अगर आप लिख दोगे ना एग्जांपल में स्टीयरिंग व्हील तो गलत हो जाएगा। स्टीयरिंग व्हील के साथ आपने लिखना है टर्निंग स्टीयरिंग व्हील, टर्निंग। या तो हम इसको इस जानिब टर्न करते हैं या तो हम इसको इस जानिब टर्न करते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि हमने लेफ्ट साइड पे मोड़ काटनी है, ठीक है। तो ये स्टीयरिंग व्हील, टर्निंग स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार, तो हमने जो है वो लेफ्ट साइड पे जो है ना मोड़ काटनी है। तभी हम स्टीयरिंग व्हील को क्या करेंगे, एक हाथ यहाँ पे, एक हाथ से यहाँ से पकड़ा होगा, एक हाथ से यहाँ से पकड़ा होगा, एक हाथ से यहाँ पर यूं करेंगे, फोर्स लगेगी, एक पे यूं करेंगे। ये भी फोर्स F1 लग रही है, ये F2 फोर्स लग रही है, ठीक है। अब देखो ये आप इस तरह करोगे ना, आप इस तरह मोड़ काटने हो ना लेफ्ट साइड पे, तो आप टर्निंग स्टीयरिंग व्हील यानी इस तरह से होगा। कैसे, इस तरह से। ये जो हाथ है ये यूं लग रही है फोर्स, ये जो हाथ है नीचे की तरफ खींचोगे आप, ठीक है। तो ये दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं 2 पॉइंट्स पर, 2 डिफरेंट पॉइंट पर, सेम बॉडी पर, सेम ऑब्जेक्ट पर। क्या पैदा हो रहा है, कपल पैदा हो रहा है। क्या पैदा हो रहा है, कपल पैदा हो रहा है, ठीक है। तो ये जो था आप लोगों का लेक्चर, ठीक है। होप से आपने जो है वो समझ लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे बताइए कमेंट्स में कि आप लोगों को समझ आया या फिर नहीं। अल्लाह हाफिज़।